नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। भारतीय ज्ञान परंपरा IKS प्रश्न 131 से आगे चल रहे हैं। 130 तक की चर्चा हमने कर ली है। देखिए, यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा तो बहुत होती रही है। हम किसी भी प्रदेश के सिद्धांत को देखते हैं, हम कहते हैं हमारे भारत में तो ये सिद्धांत पहले से मौजूद है, हमारे ग्रंथों में तो उसका उल्लेख पहले से पाया जाता है। यहां ये एक माध्यम बना है कि आने वाली पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा के वो बीज कहां पड़े हुए ये मालूम पड़ जाए। अब इसका लाभ ये होगा कि जब विद्यार्थी आगे पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और उसको कोई संशोधन या कोई अच्छा कार्य करना होगा, तो उसको कम से कम ये पता होगा कि भारतीय परंपरा में ये चीजें इन जगहों पे पाई जाती हैं, तो उस तरफ वो अपना रुख कर सकता है और वहां से बहुत सारी चीजों को जान सकता है। चलिए, 131वां प्रश्न है, बांध कामમાં ઘરો અને મંદિરોની છત અને દિવાલો પર લગાડવા માટેની સામગ્રી તૈયાર કરવા માટેની રીતિ જેવી અનેક રીતોનો ઉલ્લેખ ग्रंथમાં મળે છે। आप ये समझ लीजिए कि जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उस कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो घर का हो या मंदिर का हो, जो उसको एक प्लास्टर जैसी लेयर चढ़ाई जाती है जिससे जो भी अंदर का ईंट वगैरह है वो सुरक्षित रह पाए, इसकी जानकारी जिस ग्रंथ में दी गई है, इसकी विविध रीत की जानकारी दी गई है। देखिए, आजकल तो सीमेंट आ गया है, रेती सीमेंट मिलाया, प्लास्टर कर दिया। लेकिन जब रेती और सीमेंट नहीं हुआ करता था, रेती तो होती थी, सीमेंट जब नहीं हुआ करता था, तब भी दीवारों पे प्लास्टर तो होता था। और सही पूछे तो वो प्लास्टर आज के सीमेंट वाले प्लास्टर से अधिक मजबूत भी होता था। और आज भी जो पुरानी इस प्रकार की बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिनमें इस प्रकार के प्लास्टर किए गए हैं, वो 50 साल के बाद भी उनको कुछ नहीं होता है। और आजकल जो सीमेंट का प्लास्टर होता है, बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, चाहे वो बांगर की हो, चाहे वो अंबुजा की हो, इनके स्ट्रेंथ की बात की जाती है, इनके समय की बात की जाती है। लेकिन जो फ्लैट आप खरीदते हैं, जो मकान आप बनाते हैं, पता चलता है कहीं किसी में से, जैसे कि किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाए और उसमें से तरह तरह की दिक्कतें होने लग जाती है। ऐसी दीवारों के अंदर से कहीं से सीड़न आ रही है, कहीं कुछ हो गया है, कहीं कुछ हो गया, इस तरीके का ये सब कुछ हमको देखना पड़ता है। तो ये प्राचीन परंपरा में जो इसका माध्यम हुआ करता था वो क्या था, और कौन कौन सी प्रक्रियाओं का उपयोग हो सकता था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो यहां पे जवाब है, बृहत संहिता में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। चलिए, ની ખાણ પરના અભ્યાસો પ્રાચીન ભારતમાં ઝીંકના ખાણ કામ માટે સમૃદ્ધ अंतरराष्ट्रीय दृष्टि प्रदान करे छे। देखिए, जिंक जो है, जिंक, यहाँ पे जो जिंक लिखा है ये एक धातु है और विविध देश इसका उत्पादन करते हैं, जिसमें भारत का भी समावेश है। लेकिन भारत का अधिकांश जो जिंक है वो राजस्थान और गुजरात के कुछ प्रदेश, कुछ भाग में पाया जाता है। तो पोरबंदर के पास एक जगह है झावर करके, झावर, यहाँ पे जो झावर का उल्लेख है पोरबंदर के पास ये है। और उस पे जो अभ्यास किए गए हैं, उसकी खान के ऊपर जो अभ्यास किए गए हैं, वो आगे चल के जिंक के उत्पादन में उन अभ्यासों ने बहुत मदद की है। ये भारत में तो काफ़ी प्राचीन समय से इसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन और उसको किस प्रकार से श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, तो इसका जवाब है झावर। यानी झावर की खान के ऊपर किया गया अभ्यास
वो जिंक जो है उसके उत्पादन के लिए एक विशिष्ट दृष्टि प्रदान करता है। ये इस प्रश्न का अर्थ हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीयोए उत्पादन माटे डाउनवर्ड डिस्ट रिडक्शन डिस्टिलेशन प्रक्रियाની नवी तकनीक अपनावी हती। अब देखिए इंग्लिश वर्ड हैं सारे और गुजराती में लिखे हैं, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में लिखे हों तो एक बार पढ़ना आसान भी हो जाए, लेकिन जब हम बिल्कुल ही भाषांतर पे आ जाते हैं, मैंने कई बार इस बात को कहा, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए यहाँ पे प्राचीन भारतीयों ने जिंक उत्पादन के लिए, जिंक के उत्पादन के लिए, मैंने कहा कि भारत में बहुत प्राचीन समय से इसका उत्पादन हो रहा है। चलिए प्रश्न है, प्राचीन भारतीयों ने जिंक उत्पादन के लिए डाउनवर्ड ड्रिफ्ट रिडक्शन और डिस्टिलेशन प्रक्रिया की नई तकनीकी अपनाई थी। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए थे कि कॉपर वगैरह, तो इसका यहाँ पे जवाब है जिंक के उत्पादन के लिए इन प्रक्रियाओं का प्रयोग प्राचीन भारतीयों ने अपने समय में किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतना विविध प्रदेशों में उत्पादित आयर्न कार्बन एलॉयना संबंधित गुणधर्मों उल्लेख करे छे। तो युक्ति कल्पतरु में विविध रासायनिक जो धातुएं हैं और उन धातुओं का किस प्रकार से उपयोग होना है उसकी चर्चा हुई है। तो इसका जवाब है युक्ति कल्पतरु। आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य में नो समावेश थाय छे। अगर आप एक स्थापत्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें किन किन चीज़ों का समावेश होता है? एक है आर्किटेक्चर और प्लानिंग, दूसरा है आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग, तीसरा है आयोजन और अमल, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी स्थापत्य का मूल आधार जो है उसकी प्लानिंग और उसके आर्किटेक्ट के ऊपर हुआ करता है। आर्किटेक्ट उसकी मजबूताई और प्लानिंग उसकी लॉन्ग लास्टिंग के लिए ज़रूरी है। अगर सही प्लानिंग हुआ है, देखिए मैं कई बार कुछ शहरों के बारे में जब कहता हूँ तो मुझे हमेशा इस चीज़ का वो होता है कि शहरों में जब नए रोड बनाए गए तो उन्होंने इस चीज़ का ख्याल ही नहीं किया कि यहाँ पानी का बहाव किस दिशा में है। और जब हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं ना, तो एक रोड बनता है और नया रोड बनता है, उसके साथ ही आपको पता चलता है कि उसके एक भाग में पानी भरने लग गया है, क्योंकि आपने पानी के निकलने की कोई व्यवस्था नहीं की है। अगर हमें ये पता हो, जैसे कि जितने भी पश्चिमी प्रदेश हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ये जितने प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में नदी का बहाव जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ होगा, क्योंकि समुद्र पश्चिम दिशा में पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएंगे, आप बिहार की तरफ चले जाएंगे, आप बंगाल की तरफ चले जाएंगे, झारखंड की तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ आपको जो समुद्र मिलता है पूरब दिशा में मिलता है। तो वहाँ पानी का नेचुरल बहाव, वहाँ की नदियाँ जो हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हैं या उत्तर से पूरब की तरफ को बहती हैं। यहाँ उत्तर से भी आने वाली नदियाँ यहाँ पश्चिम की तरफ जाएंगी और पूरब से आने वाली नदियाँ भी यहाँ पश्चिम की तरफ जाएंगी। तो तात्पर्य ये है कि जिन प्रदेशों की पश्चिम दिशा में समुद्र है, उन प्रदेश की नदियों का और बरसाती जल का प्रवाह जो है पश्चिम दिशा की तरफ ही रहेगा। ये निश्चित नियम है, प्राकृतिक नियम है। और जिन प्रदेशों में समुद्र पूर्व दिशा में पाया जाएगा, वहाँ की नदियों का और बरसात के जल का प्रवाह जो है वो पूरब की तरफ होगा। ये प्राकृतिक नियम है। अब जब भी आप उत्तर दक्षिण में कोई रोड बना रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ
जाने के लिए या पश्चिम से पूरब की तरफ, आप जिस प्रदेश में हो उस प्रदेश के अनुसार आपको इन चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे कि जल के निकलने की उचित व्यवस्था है तो जल का भराव नहीं होगा। नहीं तो परिणाम क्या होता है कि एक नगर पालिका अपना रोड मैप बनाती है और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती है। तो यहाँ पे आप ये समझिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। जब हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए अगर कोई भूकंप वगैरह आ जाए, अगर कोई बहुत बड़ी सुनामी जैसी चीज़ आ जाए या बहुत बड़ा बाढ़ या कोई ऐसी प्राकृतिक आपत्ति आ जाए तो उसमें भी उसको नुकसान ना हो, इसके लिए आवश्यक प्लानिंग और आर्किटेक्ट, ये दोनों चीज़ें ही स्थापत्य के लिए अनिवार्य हैं। तो स्थापत्य में इन दोनों का समावेश होता है। आर्किटेक्चर तो डिजाइनिंग के साथ भी है, लेकिन डिजाइनिंग उसके सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है, जबकि प्लानिंग उसको लंबे समय तक टिकने के लिए जो आवश्यक बातें हैं उन चीज़ों को बताता है। आगे बढ़ते हैं। एक आयोजित शहर हतुं जेमा सामान्य रीते मुख्य दिशाओं सेरियो लक्षी हती। देखिए, जब भी शहरी संस्कृति की बात आती है तो वहाँ बड़ा ही गीच बस्ती हो जाती है, यानी सघन जनसंख्या हो जाती है। थोड़ी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, और जब थोड़ी सी जगह में बहुत सारे लोगों को रहना है तो वहाँ प्राकृतिक रूप से हवा है, पानी है, वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हों, ये बड़ा ही आवश्यक होता है। जब आप हड़प्पा संस्कृति को देखते हैं या हड़प्पा के जो शहर पाए गए हैं उसको जब आप देखते हैं तो आपको ये चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। तो हड़प्पा एक ऐसा आयोजित शहर है जिसमें सामान्य रीत से, सामान्य रूप से मुख्य दिशाओं सेरियो लक्षी हती। मुख्य दिशाएं जो हैं वो गलियों के प्राकार में देखी जाती हैं, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से आपका घर जो है या तो पूर्वाभिमुख हो जाए या पश्चिमाभिमुख हो जाए, आपके घर की दिशा इस प्रकार से हो जाए। इन चीज़ों का ख्याल इस हड़प्पा नगर के नगर विन्यास में देखने को मिलता है। ये इसका अर्थ हुआ। चलिए 137वें प्रश्न पे हम आए हैं। प्रश्न बड़ा लंबा है। द्वारा भारतना स्थापत्य वारसाने पुरातत्वीय खोदकाम परથી સમજી શકાય છે જે નગર આયોજન અને મોટી સંખ્યામાં સ્મારકો દ્વારા જાળવવાનું કાર્ય, સ્મારકોને જાળવવાનું કામ કરે છે। चलिए, इसका जवाब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये एक संस्था है जो भारत की प्राचीन स्थापत्य कला को, प्राचीन जो हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी बहुत ही प्राचीन स्थापत्य की कलाएं हैं, उन सब की सुरक्षा की भी जवाबदारी ये रखता है, या उन सबको देखने की भी जवाबदारी ये रखता है। और इसके साथ साथ इसका काम है नई नई जगह पे जब खुदाई होती है तो उसको इस प्रकार से खुदाई करना कि उस जगह से हमारे पुरानी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हों। तो ये सारा काम कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी ये जवाबदारी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्राचीन भारतना सुविकसित नगरों था। यहाँ ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो भाई ये सभी शहर ऐसे हैं, ये तीनों ही प्राचीन भारतीय सुविकसित नगरों के उदाहरण हैं। तो इसका जवाब होगा उपरोक्त तमाम। 139वां प्रश्न है। ये तमिलनाडुनी कावेरी नदी पर स्थित विश्वनो सौथी जूनो जीवंत बंध है। यानी संपूर्ण विश्व में जो प्राचीन से प्राचीन नदी के ऊपर बनाया हुआ बांध है, वो अगर आपको कहीं मिलता है तो वो भी भारत में मिलता है, और वो भी हमारे साउथ में ग्रांड एनीकट नाम से तमिलनाडु में ये कावेरी नदी के ऊपर पाया जाता है। विचार कर लीजिए कि आपको जो भी पुरानी चीजों के अवशेष ढूंढने हैं वो आपको भारत में मिलते हैं। ये इस बात को सिद्ध करते हैं
कि भारत में सभी प्रकार की तकनीकियों का जो विकास है वो काफ़ी पहले हो गया था। अब आप ये कहें तो बीच में हम बिल्कुल शून्य क्यों हो गए? हम शून्य हो नहीं गए, हम हमेशा से श्रेष्ठ ही रहे हैं। लेकिन एक जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति आई और उन्होंने जो हमारे दिमाग में ये चीज़ें भरी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो शून्य हैं। अरे भाई, अगर हम शून्य थे तो आपको हमारे यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी? क्यों सारे देश भारत की तरफ, फ्रांस भी यहाँ आता है, मंगोल भी यहाँ आते हैं, अंग्रेज भी यहाँ आते हैं, सभी यहाँ आ आकर के व्यापार करने के लिए इतने लालायित क्यों थे? यहाँ की सामग्रियों को अपने देश में बेचने के लिए लालायित क्यों थे? क्योंकि हम हमेशा से ही विकसित तकनीकी वाले और श्रेष्ठ मार्केट, तो हम श्रेष्ठ अब बने हैं। हम श्रेष्ठ उत्पादनों के प्रोड्यूसर हमेशा से रहे। ढाका का मलमल, पहले तो ढाका भी भारत के भाग हुआ करता था। मतलब आप कह लीजिए कि एक अंगूठी में से पूरा थान निकल जाए, ये उसकी विशेषता कही जाती है। तो हमेशा से ही हम जो हैं श्रेष्ठ ही रहे हैं। लेकिन हमें जो कुछ पिछले 100-200 साल में जो पढ़ाया गया है, और विशेष करके आज़ाद होने के बाद भी जो हमें पढ़ाना चालू रखा गया है, वो हमारा दुर्भाग्य है। चलिए, समय के साथ सब कुछ बदलता है। आज ये चीज़ भी बदली है, नई शिक्षण नीति आई है, इसका लाभ अवश्य हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। तो सबसे प्राचीन विश्व का जो बांध है वो तमिलनाडु की कावेरी नदी के ऊपर पाया जाता है और उसका नाम है ग्रांड एनीकट। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, એ આર્કિટેક્ચર અને પ્લાનિંગ સંબંધિત જ્ઞાન છે તો वास्तुविद्या, वास्तु बांधकाम से संबंधित शास्त्र वास्तुशास्त्र कहा जाता है। और वास्तुविद्या जो है ये आर्किटेक्चर और प्लानिंग, इन दोनों चीज़ों को व्यक्त करने वाला श्रेष्ठ ज्ञान है। यहाँ जो चतुर्दशा विद्या है, स्थापत्य विद्या है, ये इसके जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है वास्तुविद्या। धन्यवाद। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हम वास्तुशास्त्र की तरफ बढ़ रहे हैं, स्थापत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अधिकांश प्रश्न इसी से संबंधित आएंगे। ये भारत का बहुत ही प्राचीन विज्ञान है और बड़ा ही सटीक विज्ञान है। इस पे विस्तृत चर्चा यहाँ भी होगी। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरि।